आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और आप सबको मालूम है कि हमारी विजन की मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और इस बार हम लोग अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए हैं। जैसे कि पहला था पॉलिटी, इसकी ये 7 टॉपिक्स थे, इसके अंदर एक 1.3.1 भी था, तो टोटल 7 टॉपिक्स यहाँ हो गए। और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो इकॉनमी है। तो इकॉनमी में अगर देखें तो देखो 15 और 4 19 के अराउंड टॉपिक्स हैं। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और लेकिन कुछ लोगों ना इकॉनमी बहुत बोरिंग सी लगती है। तो मैंने क्या सोचा था कि हम लोग इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, जैसे देखो नीचे सिक्योरिटी है, इसमें कितने हैं, इसमें 2 ही पार्ट्स हैं। सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए, साइंस एंड टेक, कल्चर हो गया, इधर एथिक्स हो गया। ये सारे छोटे छोटे जो हैं, जैसे कल्चर, एथिक्स, सिक्योरिटी, छोटे छोटे टॉपिक्स एक वीडियो में पहले मैं इनको निपटा लेता हूँ, कुछ एक को। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग इकॉनमी ना इसके लास्ट में कर देंगे, इनको ख़त्म करने की बात करेंगे, ताकि इकॉनमी में मेरी 19 टॉपिक्स है ना, तो एक वीडियो में अगर मैं 4 लेके आऊँगा तो कुछ 4 या 5 वीडियो तो बन जाएंगी। कोशिश करूँगा 4 वीडियो में सारे कवर कर दूँ, 5-5 टॉपिक लगा के। इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम सिक्योरिटी के 2 टॉपिक्स जो हैं, प्लस में एथिक्स, कल्चर एंड इतने काफ़ी रहेंगे, 2 3 3 4 5। सो सिक्योरिटी, कल्चर और एथिक्स, ये 3 हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। पेज नंबर कितना था, 49 था, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, फिर भी कोई बात नहीं, 49 तक चलते हैं पहले। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट 49 था। सिक्योरिटी वाले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला ही टॉपिक है हमारा एपिडेमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, दोनों के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? एपिडेमिक इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19 हैज़ कॉज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, होना चाहिए यहाँ पे, एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं, अच्छा सॉरी, कोविड-19 से प्रॉपर्टी का ऐसा लॉस नहीं हुआ है, करेक्ट, एंड डिस्टर्ब्ड द लाइवलीहुड्स all across the world. The magnitude of damage that it has caused has sparked a debate regarding whether epidemics should be treated as a national security problem. एपिडेमिक को हम लोग नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्र सुरक्षा की कोई समस्या के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हम लोग पहले जानेंगे राष्ट्र सुरक्षा क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी इज़ इन अ मोर ट्रेडिशनल सेंस रेफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि देश को प्रिजर्व करके रखना, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि जो देश की जो सीमा है, जो ज़मीन वगैरह है, हमारी प्रॉपर्टी अपनी, उसको ध्यान रखना, उसको इंटीग्रेट करके रखना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे जितने भी होते हैं, और नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्र की संप्रभुता, इसको फिजिकल थ्रेट से बचा के रखना, ठीक है। बट इन द मॉडर्न टाइम्स डेफिनेशंस हैव ब्रॉडन टू इंक्लूड फॉलोइंग फैसेट्स। कुछ और चीज़ों को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कानून और कानून और व्यवस्था से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि problems which do not threaten the national security in traditional terms but create a violent situation which in turn creates breeding ground for a national security situation। ऐसी समस्याएं जो नेशनल सिक्योरिटी की जो ट्रेडिशनल टर्म्स में उसमें तो डिफाइन नहीं करती कि इससे कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा, लेकिन छोटे छोटे जो वायलेंट के सिचुएशन होते हैं ना, छोटे छोटे, वो इन टर्न एक ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी कि एक ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ब्रीडिंग क्या, एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है ना, तो जैसे फिशेस की ब्रीडिंग होती है, रिवर में होती है कि, तो उनके लिए रिवर ग्राउंड अच्छा होता है, किसी के लिए ओशन ग्राउंड अच्छा होता है। तो छोटे छोटे जो वायलेंस वगैरह होते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके कारण एक ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी जैसी बड़ी सिचुएशन के लिए। दीज एक्टिविटीज़ आर जैसे कि सिविल वॉर हो गया, एथनिक का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्राइम हो गया, ड्रग्स हो गया। इकोनॉमिक थ्रेट, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थ्रेट क्या होते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी जो इशू होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो डेवलपमेंटल डायनामिक्स को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। उसी के कारण जो कि इकोनॉमिक के जो प्रोसेस होते हैं सारे के सारे हैम्पर होते हैं। टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन थ्रेट्स, टेक्नोलॉजी से भी कुछ थ्रेट्स आने, जैसे हमारे साइबर टेररिज्म की बात हो गई, स्पेस वॉरफेयर आने वाले टाइम में आने वाला है। आपको पता होना चाहिए यूएस ने अपनी स्पेस फोर्स जो है ना, वो यूएस की 5th डिफेंस विंग है, जो स्पेस फोर्स है यूएस की, वो उसको पर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है, ऑलराइट। और हेल्थ की सिक्योरिटी, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, एचआईवी हो गया, ये सारे के सारे ह्यूमन सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम में, इन्होंने ये बोला था ना, आज के टाइम में ये जो फैक्टर्स हैं, तो आज के टाइम में ये वाले सारे फैक्टर्स भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स बन जाते हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक बार इन पर नज़र मार लेते हैं।
प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ नेशनल सोवरेनिटी, इंडिया की भारत की राष्ट्र की संप्रभुता को बचाए रखना। सिक्योरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो टेरिटरी, जो रीजन है, जो लोकेलिटी है, जो लैंड मास है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। प्रमोटिंग इंडियाज़ राइज टू इट्स राइटफुल प्लेस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंदर भारत का जो हक है, जो राइट है, उसको ऊपर उठा के रखना। इंश्योरिंग पीसफुल इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन इंडिया, भारत के विदिन अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति का माहौल बनाए रखना। क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर आवर सिटीजन्स दैट इज जस्ट इक्विटेबल प्रॉस्परस एंड शील्ड्स देम फ्रॉम द रिस्क टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा माहौल बनाए रखना जो हमारे सिटीजन्स को जस्ट यानी कि न्याय वाली चीज़ें, इक्विटेबल बराबरी, प्रॉस्पर यानी कि प्रॉस्पेरिटी का वर्ड मनी से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, और शील्ड प्रोटेक्शन रखे उनकी लाइफ को और लाइवलीहुड को किसी भी रिस्क से। ये होता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव। अब हाउ डू एपिडेमिक्स थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी, एपिडेमिक्स से नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता है? इट कैन ट्रिगर अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एपिडेमिक्स में कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटियल डीस्टेबलाइजेशन, किसी भी आपदा के कारण कोई भी सोसाइटी में डीस्टेबिलिटी आ सकती है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था माइग्रेंट लेबर्स ने पुलिस पे अटैक किया था, ऑलराइट, और कुछ लोगों ने हमारे डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था। फिर ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाती है हमारी सोसाइटी। एक्सट्रीम केसेस के अंदर इट मे एक्सेलरेट प्रोसेसेस दैट मे लीड टू स्टेट फेलियर, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्टेट फेलियर हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अरब स्प्रिंग के बाद में आपने सुना होगा मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे अरब स्प्रिंग यही हुआ था, एक कंट्री के अंदर टूनीशिया में शायद हुआ था पहला इंसिडेंट, उसके कारण धीरे धीरे सारे आसपास की कंट्री सब में वही चीज़ फैल गई थी, तो स्टेट फेलियर वहाँ से राइज हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स, आपको पता ही होता है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उसमें इंक्लूडिंग एपिडेमिक डिजीजेस कैन बी वेपन्स ऑफ वॉर एंड देयर बाय डायरेक्टली एंड इमीडिएटली थ्रेटन सिक्योरिटी। कॉम्बटेंट्स मतलब उनसे लड़ने वाले में डेलिबरेटली टारगेट पब्लिक हेल्थ और स्प्रेड द डिजीज़ टू वीकन एंड डीमोरलाइज द एनिमी पॉपुलेशन। बायोलॉजिकल वेपन का आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, आप अगर उसको दूसरी अपने ओपोनेंट के ऊपर, अपने एनिमी के ऊपर यूज़ करते हो तो हाँ, बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत डीमोरलाइजेशन हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, बायोलॉजिकल वेपन का तो नहीं, लेकिन एक ऐसा वेपन जिसके कारण दूसरी कंट्री डीमोरलाइज हो गई थी, वो था जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएस ने जो एटम बॉम्ब का यूज़ किया था ना जापान के ऊपर। अब जापान एरिया के अंदर तो छोटा कंट्री था, लेकिन ऐसे बहुत स्ट्रेंथ थी कंट्री के अंदर, लेकिन जब एटम बॉम्ब का यूज़ हुआ, हालांकि वो बायोलॉजिकल वेपन नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा वेपन था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि अब जापान को पता लगा कि यार 2 अटैक हो चुके हैं, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, इतना भयंकर बम हमारी कंट्री गिरा दिया है, तो अंदर से इतने डीमोरलाइज हो गए थे ना कि उन्होंने गिव अप कर दिया था। ठीक है, तो ये हो जाता है, आप बड़े वेपन्स का यूज़ करते हो ना, हार्मफुल वेपन्स का, तो आप सामने वाले को वीक करके उनको डीमोरलाइज कर सकते हो। फिर इट अफेक्ट्स बायलेटरल रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशन का सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आज के टाइम में इन यूएस और चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा एपिडेमिक आ जाता है तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा होता है कि बायलेटरल रिलेशन बिगड़ जाते हैं। चाइना इज सेइंग कि हम लोगों ने वायरस को डेवलप नहीं किया, यूएस इज सेइंग कि आपने ही डेवलप किया हुआ है, तो बायलेटरल रिलेशन दोनों के और बिगड़ रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये था कि ट्रेड वॉर जो है वो इम्प्रूव होता आएगा, कुछ उसमें हमको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कोविड-19 के एपिडेमिक और पैंडेमिक के कारण अब ये बायलेटरल रिलेशंस और बिगड़ते चले गए हैं। Human security. Idea that human security is part of national security directly makes epidemics a threat to nation by threatening its people. For instance, by this approach, TB is a national security threat to India because it threatens health of citizens of a country. अगर कोई भी ऐसी एपिडेमिक आपके लोगों की जान से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो वो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है, इसलिए वो भी नेशनल सिक्योरिटी में काउंट होती है। हिस्टोरिकल कनेक्ट देख लेते हैं एपिडेमिक और नेशनल सिक्योरिटी का। हिस्टोरिकली एपिडेमिक इन्फेक्शंस हैव अफेक्टेड नेशनल सिक्योरिटी इन वेरियस war on various instances such as various scholars argue that Germany's loss in World War I was at least partly due to negative effects of 1918 influenza epidemic. स्कॉलर, विद्वान, उन लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी की हार हुई थी वो बहुत हद तक उनके वहाँ जो 1980 में इन्फ्लुएंजा आया था ना, उसके कारण हुई थी। तो एपिडेमिक कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लीशन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एज वेल। वर्ल्ड वॉर 2 में सिमिलरली मलेरिया के कारण यूएस में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, इतनी की जितनी मिलिट्री से भी नहीं हुई थी। मोर रिसेंटली एड्स का जो आउटब्रेक हुआ था
फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्नॉलेज किया था द थ्रेट दैट एपिडेमिक्स पोज एंड कॉन्सिक्वेंटली रिकमेंडेड टू एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एड्स के आउटब्रेक के कारण यूएनएससी को एक डिसीजन लेना पड़ा था कि ये जो नॉर्मल सा जो थ्रेट था ना, एक डिजीज़ की तरह, इसके कारण उनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तक चेंज करनी पड़ी थी। इतना हार्मफुल और इतना थ्रेटनिंग हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं व्यूइंग द एपिडेमिक एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। किसी भी एपिडेमिक को, आपदा को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखने के फ़ायदे भी तो कुछ हो सकते होंगे ना। हायर प्रायोरिटी, एसोसिएटिंग हेल्प पॉलिसी कमिटमेंट्स विद सिक्योरिटी कैन एलिवेट द लेवल ऑफ प्रायोरिटी गिवन टू एन इशू एंड डिलीवर रिजल्ट्स। सडनली आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को इतनी सारी प्रायोरिटी दे सकते हो कि और वहाँ पर आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। अभी तक ह्यूमन बींग्स को पता नहीं था, इंडिया के अंदर स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वी हैड दी एक्ट, बट हमारे बहुत सारे एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं था कि जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था। आप पॉलिटी में पढ़ोगे फिर इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। तो देर वॉज नथिंग डिफाइंड इन विच वेयर वी कैन मैंशन दैट सर्टेन डिजास्टर कैन कॉज हार्म टू द नेशनल सिक्योरिटी। ऑल्सो इट वुड मेक अवेलेबल मोर रिसोर्सेज टू हेल्थ एमरजेंसीज वाया नेशनल सिक्योरिटी चैनल। जब एक चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो हेल्थ इमरजेंसी के अंदर सडनली आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। बेटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज लाइकली टू हैव अ वेल डिफाइंड एंड स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूशनल apparatus which in turn could generate a more coordinated and accelerated response। ऐसे सिचुएशन में देखो, भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने बोला था कि हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, क्योंकि उनके डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ था। सडनली होम मिनिस्टर ने कॉल लिया और हेल्थ मिनिस्टर ने कॉल लिया। सडनली एकदम नेक्स्ट डे ही उनको पता चला कि ये आज शाम को या फिर कल शाम को जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो इट वाज समथिंग कि बहुत हार्मफुल होगा। आपकी कंट्री के अंदर पैंडेमिक है, फैल रहा है, लेकिन आपके डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर उनके साथ ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, उनसे डिस्कशन किया, कोऑर्डिनेट किया, मैनेज किया और डिसीजन लिया। क्विकली उन्होंने एक लॉ पास कराया। तो देखो, ये वही कहना चाह रहा है, बेटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्विकली आप किसी भी प्रॉब्लम किस एपरेटस वगैरह प्रोवाइड करोगे, बहुत कोऑर्डिनेट करोगे, एक्सेलरेट करोगे उसके रिस्पॉन्स को, तो ये भी हो सकता है, ये एडवांटेज भी होता है। Increased global commitment, viewing the epidemic as a security issue may encourage a deepening of commitment to countries to international cooperation and preparedness। जैसे इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, सडनली इंडिया को भी लगा कि दूसरी कंट्रीज़ को डिमांड है, यूएस ने भी बोला कि हमें डिमांड की ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन इंडिया का बढ़ के आया। सार्क के अंदर इंडिया का इनिशिएटिव था, इंडिया ने एक $1 मिलियन का वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया था, फंड की स्टार्टिंग की थी। तो सडनली इंडिया टुक अ स्टेप टू इनिशिएट द प्रोसेस और उसने फंडिंग स्टार्ट करवाई, तो ग्लोबल कमिटमेंट भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन फिर चैलेंजेस क्या होते हैं एक एपिडेमिक को सिक्योरिटी लेंस से देखने के। रिस्क ऑफ मिस लेबलिंग एवरीथिंग एज ए सिक्योरिटी थ्रेट। ऐसा भी हो सकता है कि आप बेसिक हर एक चीज़ को सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लेबल कर दो, जिससे क्या होता है कि उसकी उस टर्म की, सिक्योरिटी थ्रेट की, उस एपिडेमिक की या फिर नेशनल सिक्योरिटी की, उन टर्म की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कि आप नेशनल सिक्योरिटी हर एक चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, वही चीज़ है। इज़ इंडिया ट्रीटिंग कोविड-19 एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? अभी तक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए NSA हमारा एक्ट बना हुआ है 1980 का, उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अभी तक आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो कोई हम लोगों ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। मे बी इन फ्यूचर हम लोग कर लेंगे। दिस अप्रोच रिलीव्स डेवलप्ड स्टेट्स। This approach relieved developed states. Viewing the epidemic as part of national security relieves state without major public health threats of a more obligation to respond to health crises of monumental proportions in developing countries। जो डेवलप्ड स्टेट्स हो चुके हैं ना ऑलरेडी, उनके पास जिनके पास मेजर पब्लिक हेल्थ हैं लेकिन उनके पास थ्रेट नहीं है, उनकी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड को हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, करेंटली दिस इज़ मोर सीन इन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। आज की डेट में फ़िलहाल पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान इसको ह्यूमैनिटेरियन एड के लेवल के ऊपर भी देखा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये चैलेंज है लेकिन अच्छा है। डेटर द रीजनल कोऑपरेशन। डेटर मतलब डिले कर देना। जो रीजनल कोऑपरेशन होती है वो डिले भी हो जाती है। इशू जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, दे सी रिलेटिवली लो लेवल ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेबरिंग कंट्रीज़। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले होते हैं। जैसे इंडिया ने FDI पॉलिसी चेंज कर दी थी, सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए इंडिया ने बोल दिया था कि अब आप सारे के सारे ऑटोमेटिक रूट से नहीं आओगे, अब आप कंप्लीटली गवर्नमेंट के रूट से आओगे। तो रीजनल वो आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। दिस को डायरेक्टली इम्पीड मच नीडेड कोऑपरेशन। इम्पीड का मतलब ही वही, थोड़ा सा डिले कर देना, रोकथाम कर देना,
धीरे कर देना, अड़चन लगा देना, जो मच नीडेड कोऑपरेशन, जितनी ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए होती है ना, वो नहीं हो पाती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इन ए नटशेल, ग्लोबल पैंडमिक्स थ्रेटन सिक्योरिटी इन अ 3 वेज, 3 तरीके से, डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। डोमेस्टिकली मतलब घरेलू टाइप में, और इकोनॉमिकली तो और मिलिट्री तो आपको पता ही है, अर्थव्यवस्था वगैरह। Going forward, while there are valid arguments both for and against treating एपिडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर करने के मामले में कुछ इश्यूज भी हैं। क्या क्या है उसको 2 तरीक़ों से देखते हैं। अगर हम इसको एक फॉरेन पॉलिसी के इशू की तरह देखें रादर देन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये क्या है हम दोनों देख लेते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है ये वे फॉरवर्ड के अंदर। It may be more fruitful to view disease and health issues as concerns for foreign policy deserving of multilateral responses rather than as security threats requiring bilateral policy responses। ये कहना चाह रहा है हेल्थ और डिजीज़ ऐसे इशू को अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखें, मल्टीलेटरल यानी कि बहुतरफा तरह से इसके अंदर इनपुट दें, रिस्पॉन्स करें रादर देन बायलेटरल इशू समझ के, तो हमारे लिए बेटर होगा। Independent institutional mechanism. Security labels provide health emergencies with resources. The same human and financial resources could be garnered if an independent institutional mechanism for health emergencies can be created. सिक्योरिटी लेबल तो प्रोवाइड करते हैं हेल्थ इमरजेंसी में रिसोर्सेज वगैरह, लेकिन सेम चीज़ें और फाइनेंशियल रिसोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दें हेल्थ इमरजेंसीज के लिए। तो यहाँ पर था हमारा ये टॉपिक कि क्या हम लोग एपिडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगा ये, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। कन्फ्यूजिंग था एपिडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर करना ना करना, बट मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है वैसे। अगला टॉपिक हमारा क्या है हम लोग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई देखो, OPCW। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन में, OPCW। OPCW ने पहली बार एक्सप्लिसिटली ब्लेम किया सीरिया को उनके जो टॉक्सिक अटैक्स थे। पुरानी बात है, रिपोर्ट अभी आई है। OPCW ने इन्वेस्टिगेट किया है और आइडेंटिफाई किया है कि OPCW की जो इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन टीम है ना, IIT, अब IIT का यूज़ कई बार होगा, ये हमारे वाला IIT नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की टीम, उसकी रिपोर्ट ने बोला है कि सीरियन अरब एयरफोर्स ने नर्व गैस सैरिन और क्लोरीन को 3 बार यूज़ किया था लतामना में, सीरिया के अंदर, जो 2017 में। उनकी रिपोर्ट ने बोला है कि इन्होंने ये केमिकल वेपन्स जो हैं ये यूज़ किए थे। IIT जो है वो इस्टेब्लिश होता 2018 में। क्यों? आइडेंटिफाइंग द परपेट्रेटर्स मतलब अपराधी जिन्होंने केमिकल वेपन का यूज़ किया था किसमें, सीरियन अरब रिपब्लिक के अंदर। अनटिल देन, इससे पहले OPCW सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज था किस चीज़ के लिए, कि वो केमिकल अटैक हुए हैं या नहीं हुए इतना बताने के लिए था। IIT का क्या काम है, IIT उनको अपराधियों को भी बता देता है कि आप अपराधी थे, आपने ये काम किया था। OPCW कितना बताएगा, सिर्फ इतना बताएगा भाई केमिकल अटैक था या फिर नॉर्मल अटैक था कोई। सरियन के बारे में डाल देते हैं, इन्होंने बोला ना कि नर्व गैस सरियन एक क्लियर यानी कि साफ, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह होती है, टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं होता, ऑर्डरलेस यानी कि ना कोई स्मेल है ना कोई फ्रेगरेंस है, अपने प्योर फॉर्म में ऐसी होती है, लेकिन इवेपोरेट कर सकती है अगर खुले में रख दिया जाए तो, यानी जैसे पेट्रोल डीजल की टाइप की चीज़ होती है। ह्यूमन मेड केमिकल वॉरफेयर एजेंट है, ठीक है, नर्व एजेंट उसको बोला जाता है। सेरिन ओरिजिनली डेवलप हुआ था 1938 में जर्मनी में, इसलिए इसको GB भी बोलते हैं। क्लोरीन गैस जो होती है येलो कलर में होती हैगी, डिस्प्लेस कर देती है ब्रीदेबल एयर को, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। सो इट कैन बी एस्फिक्सिएट, इट कैन ऑल्सो एस्फिक्सिएट पीपल। एस्फिक्सिएट मतलब आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। अब नर्व एजेंट के बारे में एक बार नीचे दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ नर्व एजेंट काम कैसे करता है। नर्व एजेंट जो है ना, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ एंजाइम दैट कैन एक्ट द बॉडीज ऑफ स्पीच और ग्लैंड्स एंड मसल। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो ऑफ स्विच और ऑन स्विच का काम करते हैं। ग्लैंड्स को कितने एंजाइम सीक्रेट करने कितने नहीं करने, उसका कंट्रोल करते हैं ना, ये नर्व एजेंट उसको बंद कर देते हैं। यानी कि कोई भी ग्लैंड कितने एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट कर रहे हैं ना, वो बंद हो जाता है, तो क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली सिक्रेशन होता रहेगा, तो उसका स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस सिक्रेशन होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो आप रेस्टलेस हो जाओगे, ऑलराइट, आपको ब्रीथ करने में इशू होंगे। तो इसी तरीके से इसको बोला गया कि केमिकल वॉरफेयर में यूज़ करते हैं। नर्व एजेंट आपको समझ में आ गया, सेरिन आपको मैंने समझा दिया। OPCW के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की,
हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड्स में। हेग नीदरलैंड्स में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर भी हैं। कन्वेंशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग का मतलब इकट्ठा करना, ये एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। द केमिकल वेपन कन्वेंशन और CWC एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 अप्रैल 1997। ये कन्वेंशन तो था ना किस चीज़ का, कि आप ये केमिकल वेपन्स वगैरह को डेवलप नहीं करोगे, प्रोड्यूस नहीं करोगे, स्टॉक पाइल नहीं करोगे, ठीक है ना। ये सब कब आया था? 29 अप्रैल 1997 को आया था। CWC क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब CWC का एम क्या है? एलिमिनेट करेगा एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स, जो कि मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी के वेपन है ना, उनको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। प्रोहिबिट करेगा किस चीज़ को? डेवलपमेंट नहीं होने देगा, प्रोडक्शन नहीं होने देगा, एक्विजिशन एक्वायर नहीं कर सकते आप इसको, स्टॉक पाइलिंग नहीं करोगे, रिटेंशन नहीं करोगे, ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्या? केमिकल वेपन बाय स्टेट पार्टीज़, जो भी लोग हैं, स्टेट पार्टी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। स्टेट्स पार्टी तो वैसे गवर्नमेंट को ही रेफर करता है। टू अचीव द गोल बाय प्रिवेंटिंग केमिस्ट्री फ्रॉम एवर बीइंग यूज्ड एज वॉरफेयर। केमिस्ट्री को वॉरफेयर की तरह यूज़ ना करें, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए CWC है हमारा। CWC के 4 प्रोविजन है। डिस्ट्रॉइंग ऑल द एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स अंडर इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बाय OPCW। OPCW क्या करेगा? OPCW वेरीफाई करेगा। डिस्ट्रॉय कौन करेगा? CWC। मॉनिटर करता है केमिकल इंडस्ट्री को, तो जो प्रिवेंट करती है केमिकल वेपन्स को फ्रॉम री इमर्जिंग। प्रोवाइड करता है असिस्टेंस और प्रोटेक्शन टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल थ्रेट्स। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, अच्छी बात है। फोस्टर करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फोस्टर का मतलब सपोर्ट करना, इंक्रीज़ करना, एनहेंस करना, एंडोर्स करना। एंडोर्स भी मतलब मैंने आपको मीनिंग समझा रखा है, सराहना करना। मैं जब आपको बोलता हूँ मीनिंग मैंने समझा रखा है, मतलब मैंने पिछली वीडियो बता रखी है, तो आप लोग कंटिन्यू देखा करो। वर्ड मीनिंग जब समझ में आ जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। CWC जो साइन किया गया था, उसने रेटिफाई किए थे 193 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है। इसराइल ने साइन किया हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ कन्वेंशन को। नॉन सिग्नेटरी कौन कौन है? इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री जिसने आई थिंक हार्डली कोई कन्वेंशन वगैरह को साइन और रेटिफाई किया होगा, हार्डली कोई। मैं इसके बारे में चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगा कि किसी न किसी वीडियो में कि नॉर्थ कोरिया ने कितने कन्वेंशन या फिर कितने ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है नेशनली। 98% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो किसकी प्रोटेक्शन में रहती है? इस कन्वेंशन की प्रोटेक्शन में रहती है। 98% लोग सेफ हैं इस कन्वेंशन के अंडर, कि केमिकल वॉरफेयर उनके ऊपर नहीं होगा। 97% जो केमिकल वेपन का स्टॉक पाइल्स है, स्टॉक पाइल मतलब कहाँ इकट्ठे क्यों हैं, डिक्लेयर्ड बाय पोजेसर स्टेट्स हैव बीन वेरीफाइबली डिस्ट्रॉयड। पोजेसर स्टेट जिनके पास केमिकल वॉरफेयर थे, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे कि हमारे पास है, उनको वेरीफाई करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसमें? 97% केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। CWC इनकॉर्पोरेट करता है चैलेंज इंस्पेक्शन। चैलेंज इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक स्टेट पार्टी, कोई भी एक कंट्री वगैरह जो हो सकती है, वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अगर उसको डाउट है तो वो CWC को बता सकती है कि भैया हमें डाउट है उस कंट्री के पास केमिकल वॉरफेयर, आप जाइए और इंस्पेक्ट कीजिए। तो ये चैलेंज इंस्पेक्शन भी हो सकता है। OPCW को अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज़ का 2013 में, इसके एक्सटेंसिव एफर्ट्स के लिए और केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्योरिटी के मेजर में ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिक्योरिटी के जो 2 टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए। एपिडेमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। सिक्योरिटी पूरा हो गया। अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ कल्चर। कल्चर में एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक कल्चर में, एक एथिक्स के अंदर है। छोटे छोटे हैं, 3 ही हो गए, 2 ऊपर 5 टॉपिक्स इस वीडियो में निपट जाएंगे हमारे। पेज नंबर 75 पे है कल्चर, तो चलते हैं पेज नंबर 75 पे। 50, 65, 70 आसपास आ गया। साइंस एंड टेक, अच्छा रुको 75 था ना, हाँ जी आ गया कल्चर। कल्चर में हमारा पहला टॉपिक क्या है? नेशनल लिस्ट फॉर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? अनछुआ, जिसे छुआ ना जा सकता हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है? इनटेंजिबल है, छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो ऐसे हमारे कुछ कल्चरल हेरिटेज है, कुछ हमारी ऐसी क्या कह सकते हैं संस्कृति, सभ्यताएं, कुछ ऐसी चीज़ है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश की, उसकी एक नेशनल लेवल की लिस्ट बनी है। ध्यान रहे, इंडिया के लेवल पर ही लिस्ट बन रही है, इंडिया के लिए बन रही है। न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आपको बता देता हूँ। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह जो होता है, इसका सेलिब्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। इन्होंने लॉन्च किया नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। ये लिस्ट के बारे में जानते हैं क्या है? अटेम्प्ट है टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ, जो भारत की जो संस्कृति की विविधता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए
ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती है ना, उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रेफर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, ऐसी नॉलेज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना मैं, तो चलो एग्जांपल दे ही देता हूँ। कोई डांस फॉर्म होती है, वो क्या होती है कि डांस की एक्ट जो होता है ना, वो टेंजिबल हो सकता है, लेकिन डांस फॉर्म को आप छू नहीं सकते। वैदिक चैंटिंग हो गया, योगा हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हमारी, ये हमारी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद नेचर एंड हिस्ट्री, इस सब को प्रिजर्व करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक लिस्ट बनाई है। 100 से ज़्यादा उसके अंदर आइटम्स हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के विजन 2024 है, उसी का पार्ट भी है। विजन 2024 को जो कंप्लीट करने के लिए बहुत फास्ट काम किया जा रहा है, एंड लिस्टिंग हो रही है, यानी कि लिस्ट बनाने का काम हो रहा है उसके अंदर कि हाउ टू प्रिजर्व एंड शोकेस इनवैल्यूएबल, यानी कि अतुल्य, और इनवैल्यूएबल मतलब अनमोल हेरिटेज और कल्चर कंट्री के मॉन्यूमेंट्स और ट्रेडिशंस को, उन सब की विजन 2024 की लिस्टिंग है, बहुत फास्टली हो रही है। यूनेस्को का एक 2003 का कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है? हाउ कैन वी सेफ गार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 2003 में बनाया था यूनेस्को ने। ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर 5 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं। ये जो यूनेस्को का जो लिस्ट होता है ना, 5 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं। उस डोमेन के अंदर जो जो कल्चरल हेरिटेज चीज़ें आती हैं, उनको हम उस लिस्ट में डाल देते हैं। 5 चीज़ों से उठाते हैं। पहली क्या चीज़ है? ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि कुछ वो चीज़ें जो बोलने के साथ चलती आ रही हैं, उनका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कहावत के साथ आगे बढ़ जाती हैं वो। एक्सप्रेशंस हो गए, लैंग्वेज हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या होता है? ड्रामा, थिएटर क्या होता है? ये परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं, आर्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड। सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, रिचुअल्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, सभ्यताएं हो गई हमारी। नॉलेज एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, और नेचर यूनिवर्स को लेकर कुछ ऐसी नॉलेज प्रैक्टिस, जैसे आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा क्या है? नेचर के बारे में नॉलेज है हमारी। और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, क्या क्राफ्टमैनशिप मतलब वो शिल्पकारी वगैरह, हस्तशिल्पकारी वगैरह टाइप की चीज़ें। सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया, इसको इंडिया में किसने ये लॉन्च जब किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? री इनविगोरेट और रीवाइटलाइज। री इनविगोरेट का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, और रीवाइटलाइज का मतलब होता है उसमें एनर्जी दे देना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एज नॉन MOC इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर, स्कॉलर, सो दैट दे एंगेज इन एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग, ताकत देना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, क्या? रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। स्कीम क्या कवर करती है? जितने भी रिकॉग्नाइज डोमेन्स हैं ना ICH के, ICH मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, जैसे कि ओरल ट्रेडिशन, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, व्हीकल, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, जो मैंने यहाँ पर पढ़े थे, ये 5 डोमेन्स। ये यूनेस्को वाला है। इसमें इसने बताया कि इंडिया वाले कैसे करते हैं। NGOs का हेल्प लेते हैं, रिसर्चर की हेल्प लेते हैं, स्कॉलर्स की हेल्प लेते हैं, उनको किसी एक्टिविटीज़ वगैरह में डालते हैं। जैसे एक फरीदाबाद में एक जगह है ना, वहाँ पर वो एक मेला लगता है, क्या नाम था उस मेले का, मैं भूल गया। क्राफ्टमैन्स मेला लगता है, फरवरी में लगता है हर बार। क्राफ्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर, मुझे अभी नाम याद आएगा, मैं बताता हूँ। मेरे को सडनली याद आ गया, मैं पहले फरीदाबाद में रहता था तो वहाँ लगता था, हालांकि मैं गया नहीं यहाँ बिल्कुल कभी भी, पर एक होता है। तो आइटम जो इस लिस्ट में है ना, कोलेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल, इंडिया के अंदर जो जो इस लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं ना, वो सारे के सारे किसने फॉर्मुलेट किए? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2013 में कॉलेट किए थे। वही यूनेस्को वाली लिस्ट के अंदर हम लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं। एज ऑफ नाउ इस लिस्ट में 100+ एलिमेंट्स हैं, जो इंडिया वाली अभी जो नेशनल बन रही है ना उसमें, और उसमें से 13 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूनेस्को वाले के अंदर चले गए हैं। रिप्रेजेंटिंग लिस्ट जो है उसकी ICH की, उसमें चले गए हैं। अब जो यूनेस्को का कन्वेंशन है सेफ गार्डिंग का, वो 2003 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट बाइंडिंग मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट है जो सेफ गार्ड करता है किसको? हेरिटेज वगैरह के लिए। इसका गोल है, ये कंट्रीज़ को इंसाइट करता है कि वो अपनी ऐसी जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनके इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबको प्रिजर्व करके रखे, उन सबको प्रोटेक्ट करे, उन सब के बारे में अवेयरनेस बढ़ाए। अब इंडिया के अंदर जो 13 उसमें ऐड किए गए हैं, उनको मैं नाम एक बार बता देता हूँ। कुट्टियट्टम एक संस्कृत थिएटर होता है केरला का। ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, जो चैंटिंग वगैरह होती है ना वेदा वाली, जो वेदा बॉयज़ करते हैं। रामलीला पता ही होगा आपको। रम्मन एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है उत्तराखंड में। चौ डांस वेस्ट बंगाल। चौ डांस ना उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे। मुद्दीएट्टू एक रिचुअल थिएटर होता है, डांस ड्रामा होता है केरला का। कलबेलिया एक फोक डांस होता है राजस्थान का, पता ही होगा। बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख के अंदर आप लोगों ने सुनी ही होगी, ओम मणि पद्मे, हम भी वहीं से।
संकीर्तन, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांस ऑफ मणिपुर होता है। ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट के यूटेंसिल मेकिंग हो गया, नवरोज़ हो गया, योगा हो गया, कुंभ मेला हो गया। आपको समझ में आ गया कि इंटेंजिबल कल्चर क्या होता है इन लिस्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर। एक मैसेकर हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। ये मैंने इनसाइट में तो 2-3 बार पढ़ा दिया था ये वाला टॉपिक, यहाँ भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे गिवन है। तो किस्सा खवानी बाज़ार एक जगह है पेशावर के अंदर, ठीक है। वहाँ पर एक मैसेकर हुआ था, ठीक है। वहाँ उसको 90 साल हो चुके हैं। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था प्रोटेस्ट के टाइम, जो कि 1930s में सॉल्ट सत्याग्रह के जो चल रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह। क्राउड ऑफ खुदाई खिदमतगार, जो खुदाई खिदमतगार जो ग्रुप था ना, उसकी क्राउड एक इकट्ठी हो गई थी कहाँ पर, पेशावर के किस्सा खवानी बाज़ार में, किस्सा खवानी स्टोरी टेलर बाज़ार में। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया था, और वो निहत्थे लोग थे, तो उसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए इसको किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग खान अब्दुल गफ़्फ़ार सॉरी यार, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, ओहो 2 बार खान है आगे पीछे, वाओ। इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑब्वियसली। ही वॉज बोर्न इन 1890। उनका निक नेम क्या था, फ़क्र ए अफ़गान, बादशाह खान, बच्चा खान। बच्चा खान मतलब ये बाचा खान है, बच्चा खान नहीं है, बाचा खान, किंग ऑफ चीफ्स। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन की और श्रीदेवी की, उसमें वो गाना है, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के करके कुछ, रजनीकांत भी है उसके अंदर। ये मूवी का नाम मैंने इसलिए लिया कि कभी आप लोग याद करोगे कि यार एक बंदा है वो मंथली मैगजीन सुनाता है, वो पढ़ाता है, और वो बीच में मूवी का भी नाम ले लिया था उसने, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि हम लोग किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो लीडर था, वो पाश्तून के लीडर थे। पाश्तून क्या होते हैं, पठान हो गए, मुस्लिम के एथनिक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, उनके लीडर थे वो पाश्तून्स के। ठीक है, और वो एक महात्मा गांधी के फॉलोअर भी थे बहुत बड़े। उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी 1919 में। 1919 में क्या हुआ था, नहीं 1999 में गलत बोल गया, 1919 में क्या हुआ था, 2 चीज़ें हुई थी, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था, ठीक है, दूसरा हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर में। वो इस टाइम पे पॉलिटिक्स में आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे रोलेट एक्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा बातें हवा में थी, क्योंकि जलियांवाला बाग के अंदर भी लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, रोलेट एक्ट को लेकर ही, और जो 2-3 सत्येंद्र पाल वगैरह को अरेस्ट किया था उन सब के बारे में भी बात चल रही थी। इसके बाद इन्होंने क्या जन्म थी, खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, और 1921 में इनको खिलाफत कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी थी ना, उसका प्रेसिडेंट भी चूज़ कर लिया गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहाँ पे है, खैबर पख्तूनवा। अगर आप लोग पाकिस्तान का मैप देखते हो, इमेजिन करो इंडिया का मैप, पाकिस्तान का मैप, पाकिस्तान के मैप के अंदर ना टॉप के ऊपर नॉर्थ में बिल्कुल टॉप पे, और वेस्ट साइड में, यानी कि मैप देख लो तो लेफ्ट साइड में वो जो एरिया है उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं। उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। जो खुदाई खिदमतगार थे उनको सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी बोला जाता है, ठीक है। पाश्तून्स के अंदर उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इनिशियली एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका फोकस था एजुकेशन के ऊपर और एलिमिनेशन ऑफ ब्लड फ्यूड। फ्यूड का मतलब था झगड़ा, फ्रॉम द अफगान सोसाइटी, यानी कि कुछ ब्लड फ्यूड मतलब आपसी झगड़ा, जो घर परिवार के जो झगड़े वगैरह टाइप के होते हैं ना अफगान फैमिलीज़ वगैरह के अंदर, वहाँ पे अंदर। लेकिन बाद में फिर ये पॉलिटिकल चेंज बन गया था बिल्कुल ही। It espoused non-violent national agitation in support of the Indian independence and sought to awaken the Pashtuns' political consciousness. Espoused का मतलब होता है बढ़ाना, encourage करना, endorse करना। Non-violent nationalist agitation की राष्ट्रवादी agitation होना चाहिए, लेकिन non-violent, क्योंकि महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में बात की थी। लेकिन और अवेकन दी पाश्तून्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब राजनीतिक चेतना जगाई थी उनके अंदर। कभी कभी ना इंग्लिश के वर्ड से समझना टफ हो जाता है, हिंदी के वर्ड बोलते लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को एक नया निकनेम दिया था, अर्न किया था बेसिकली, फ्रंटियर गांधी के नाम से। उनको एक क्लोज एसोसिएट थे अमीर चंद बोम्बावल, और जिनका डिवोशन था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लिए। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था इंडिया का जो पार्टीशन होने वाला था, इंडिया पाकिस्तान को अपोज कर रहे थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी साथ में। जुलाई 1947 के अंदर खान और जो बाकी खुदाई खिदमतगार के थे उन्होंने डिक्लेयर किया था बन्नू रेजोल्यूशन। बन्नू रेजोल्यूशन उन्होंने डिमांड किया था कि जो पाश्तून्स हैं ना, उनको एक चॉइस दी जानी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट पाश्तूनिस्तान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कंपोजिंग ऑल पाश्तून टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया के जितने भी पाश्तून थे ना, वो पाश्तूनिस्तान बनाएंगे। लेटर
अब प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक वोटिंग करना, जनमत होना। उसके अंदर वो फ्रंटियर प्रोविंस जो था वो न्यूली पाकिस्तान का पार्ट बन गया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, वोटिंग वगैरह होती है जो। उन्होंने पाश्तो लैंग्वेज के अंदर एक पॉलिटिकल जर्नल भी लिखा था, पाश्तून उसका नाम था, 1928 में। उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, और जिसको पब्लिकली 1969 में रिलीज़ किया गया था। 1987 के अंदर उनको भारत रत्न का प्राइज़ मिला था। ही वॉज फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। ध्यान रहे ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। और एक दूसरे जो नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला है वो है नेल्सन मंडेला, 1990s के अंदर। तो यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक ख़त्म हो गए, छोटे छोटे थे काफ़ी, है ना, कल्चर के। और नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या था, एथिक्स का था एक टॉपिक। ऑलराइट, ठीक है, एथिक्स का एक ही टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं। पहला है इसको नहीं, इसका नाम है सोशल स्टिग्मा। कोविड-19 आपको पता है बीमारी का नाम है, वायरस कोरोना वायरस है। अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड-19 ने एक अनवारंटेड बिहेवियर स्टार्ट कर दिया है हेल्थ वर्कर्स के द्वारा की तरफ, इन्फेक्टेड लोगों की तरफ, उनकी फैमिलीज़ की तरफ, कुछ एथनिक ग्रुप्स वगैरह उनकी तरफ, और एक कनेक्शन उस डिज़ीज़ के साथ जिसका भी है उन लोगों के खिलाफ। स्टिग्मा क्या होता है, हमें ये जानना होगा पहले तो। स्टिग्मा क्या होता है कि एक नेगेटिव एसोसिएशन होता है, इन्होंने यहाँ बता रखा है, किसके साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ। एक लांछन लगा देते हो आप उनके ऊपर एक कलंक लगा देते हो कि ये इंसान इस चीज़ के लिए गलत है। अभी थोड़ा पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा अच्छा किस चीज़ की बात की जा रही है। सोशल स्टिग्मा फिर क्या होता है, सोशल सामाजिक स्टिग्मा लांछन बोलो। एक सामाजिक लांछन क्या होता है और इससे किस किस को फ़र्क पड़ता है, किस किस को अफेक्ट करता है ये। सोशल स्टिग्मा होता है कि एक नेगेटिव एसोसिएशन कर देते हो आप एक इंसान का, एक ग्रुप का, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को लेकर। कोविड-19 की बात की जा रही है तो हम डिजीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज सोशल स्टिग्मा डिजीज़ के अलावा भी किसी चीज़ को हो सकता है। जैसे सोसाइटी में कास्ट को लेकर भी स्टिग्मा होता है, पहले था अब तो बहुत कम हो गया, कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो आपके घरों के अंदर एंटर नहीं करेंगे, आप उनको एंटर नहीं करने देते, बाहर से ही बात करते हो। वो आपके घर में पानी पीते हैं तो बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते, आप ऐसे हाथ से पानी पिलाते हो। स्टिग्मा है, एक लांछन देते हो आप उनके ऊपर कि ये छुआछूत वाली चीज़ है। हालांकि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं हिस्ट्री से एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाह रहा हूँ। Early days of HIV epidemic to the current coronavirus crisis, a major challenge around infectious disease has been dealing with the deep-seated stigma around affected populations. For example, LGBT population was stigmatized in the past in connection with HIV outbreak. HIV का जो एपिडेमिक आई थी, आपदा आई थी, उससे लेकर आज कोरोना वायरस तक एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इन्फेक्शियस डिजीज़ को लेकर, जिसमें लोगों के अंदर एक वो अंदर जो एक गहराई में एक जो उनके मन में ये बात बैठी हुई है ना, कि वो जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनके ऊपर एक लांछन लगा देते हैं कि ये लोग इस बीमारी को और फैला रहे हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया LGBT, आप समझते होंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। इनकी जो पॉपुलेशन है इनको स्टिग्मेटाइज़ किया गया था, इनके ऊपर एक लांछन लगाया गया था कि इनके कारण HIV का आउटब्रेक हुआ है। ये लोग होते हैं जो HIV को कॉज करते हैं, स्प्रेड करते हैं। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में 3 सेट ऑफ पीपल होते हैं जिनको स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। कोविड-19 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। पीपल इन क्वारंटीन, जो टेस्ट इनका पॉजिटिव हुआ है नहीं हुआ है वो नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया ताकि वो स्प्रेड ना करें, उन लोगों को समझा जाता है कि वो बीमारी को फैला रहे हैं। हेल्थ और सैनिटरी वर्कर्स, क्योंकि इनको लगता है कि तो बार बार हॉस्पिटल में जाते हैं, वायरस से सराउंडेड होते हैं, इनके पीपी किट के ऊपर भी वायरस हो सकता है, तो ये लोग फैलाते हैं वायरस को। ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, एक्सपोज टू थ्रेट, एक्सपोज टू फियर, हार्म। वो ट्रेडिशनली फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर। अब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आपको पता ही होगा, लोगों ने जो वर्कर्स वगैरह थे उनको अपने घरों से निकाल दिया था कि भाई आप जाओ, आपका टाइम हो गया, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से। उनको डर था कि ये पुअर पीपल होते हैं तो ये लोग हाइजीनिक इतने नहीं होते, आप बहुत ही अनहाइजीन रहते हैं, साफ़ सफाई रखते नहीं है, तो इनमें वायरस वगैरह आ जाएगा, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर कहीं भी हाथ लगा देंगे। ये स्टिग्मा है, वो वही बताना चाह रहा है। तो ये लोग क्या होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन बन जाते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि आपको सुनने को मिला होगा कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि किसी एक देयर वाज अ लेडी हु वाज हिट बाय पब्लिक, क्योंकि उसका वो एशियन उसका अपीयरेंस होता है ना, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनका एक अपीयरेंस जो है वो एशियन अपीयरेंस है, ठीक है। तो लोग उनको एसोसिएट कर दे कि ये चाइना वाले लोग हैं, लोग तो ये नहीं जानते तो हमारे अपनी कंट्री के, उनको बोलते हैं चाइनीज़ पीपल हैं, और उनको चिढ़ाया भी जाता है कुछ चिंकी चिंकी करके, क्योंकि बहुत गलत है। इसके ऊपर आई थिंक कुछ केस वेस भी हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वल्नरेबल सेक्शन हो जाते हैं। अब कोविड-19 का जो सोर्स है वो चाइना बताया जा रहा है, तो पीपल हु आर लुकिंग लाइक देयर, और जो अनएजुकेटेड और वो डिस्क्रिमिनेटरी लोग हैं वो उनको गलत समझ के उनको वल्नरेबल सेक्शन बना के उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके प्रति एक स्टिग्मा डेवलप करते हैं। रिलीजियस और अदर प्रोसिक्यूशंस आर बीइंग एसोसिएटेड, तबलीगी की जमात के अंदर इस्लाम के जितने भी लोग थे उन सबको ब्लेम किया गया था कि ये लोग होते हैं जो वायरस फैला रहे हैं।
टिकटॉक के ऊपर कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से वीडियो बना के इंडिया में भेज रहे थे। ऐसा दिखाया जा रहा था कि इंडिया के जो मुस्लिम्स लोग हैं इनको बैडली ट्रीट किया जा रहा है, तो एक स्टिग्मा डेवलप हो जाता है ऐसे लोगों के बीच। फिर ये स्टिग्मा होता क्यों है, क्या इसका रूट सोर्स होता है? फियर और एंग्जाइटी, डर और एंग्जाइटी, एक डिजीज़ जो नई है, ठीक है ना, और बहुत कुछ उसके बारे में भी हमको पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है डिजीज़ के बारे में, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, डर पैदा होता है कि भाई कैसी डिजीज़ है, किस तरह से फैलेगी, सब कुछ पता नहीं होता है ना। अभी तो लॉकडाउन हो गया तो हर इंसान घर में न्यूज़ पे कोरोना वायरस के बारे में सुन रहा है, तो बहुत लोगों को पता चल गया अच्छा ऐसी बीमारी है। लोगों को ये भी नहीं पता कि कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, इसकी कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है आज तक। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज, सेम चीज़ HIV के बारे में, सेम चीज़ इबोला, मलेरिया, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद फेक न्यूज़ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत न्यूज़ लोग फॉरवर्ड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि धूप में रहने से ये क्या कहते हैं वायरस खराब ख़त्म हो जाता है। तो लोगों के बीच में अपने आप में एक स्टिग्मा डेवलप हो जाता है कि अच्छा हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी हैगी, और क्या कहते हैं हमारी आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छी हैगी। जो लोग इसको नहीं सुन रहे हैं वो गलत हैं, डॉक्टर्स हमको वैक्सीन क्यों दे रहे हैं, हॉस्पिटल में क्यों ले जा रहे हैं, क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं जब ये ठीक हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ ने ये लेबल कर दिया था फॉल्स रिपोर्ट फ्लोटिंग इन सोशल मीडिया। क्या एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल नहीं दिया है। प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़ कैन इनडायरेक्टली रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस प्रेवलेंट इन आवर माइंड। फॉर एग्जांपल, ओनली पीपल फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटी आर कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज़। हाँ, जब तबलीगी जमात का वाला इंसिडेंट आया था तो लोगों ने ऐसी खबर उड़ा दी थी, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, कि एक कम्युनिटी वाले जो है ना ये इसको फैला रहे हैं हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इन्हीं लोगों को इम्पैक्ट करता है। फिर कुछ इस पाकिस्तान वाले जो कुछ लोग थे उन्होंने ऐसी वीडियोज़ बना के भेजी थी कि इस्लाम वालों को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो सोसाइटी में फेक न्यूज़ स्प्रेड करके एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को टारगेट किया जाता है, लोगों के अंदर स्टिग्मा डेवलप करवाया जाता है। लेबलिंग द एसोसिएशन, सॉरी, स्टिग्मा राइज कब होता है, जो वायरस और वो पर्सन, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस करना भूल जाते हैं, हम एक ही बना देते हैं, वायरस को भी और इंसान को भी। जैसे कि फिर क्या कह रहा है कि हु टू ब्लेम को हम भूल जाते हैं, व्हाट टू ब्लेम के ऊपर काम क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन किस पे आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट टू ब्लेम के ऊपर, हम कर क्या देते हैं, हु टू ब्लेम। हम इंसान को ढूंढ जाते हैं किसको ब्लेम करना चाहिए रादर देन क्या ब्लेम होने वाली चीज़ है। कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस बहुत बोला गया था, जो इवन जो US के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इसको बहुत बार बोल रहे थे कि इसको वुहान वायरस नाम दे दो, उसको चाइनीज़ वायरस नाम दे दो। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉपर एक स्टिग्मा डेवलप कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि आप US के प्रेसिडेंट हो। कुछ लोग आपको सुनेंगे, कुछ लोग आपको नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग आपको सुनेंगे वो एक स्टिग्मा डेवलप कर देंगे, वो चाइना के ऊपर एक लांछन लगाएंगे, ये लोग हैं जिन्होंने ये किया था। हमें रिपोर्ट नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है, बट ये चीज़ें ना इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती, ऐसे सेम चीज़ें छोटे लेवल पे हो रही होती है। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देखो कि लोग लेबल करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी वल्नरेबल सेक्शन को ब्लेम करते रहते हैं, एसोसिएट कर देते हैं डिजीज़ से। Stigma can also occur after a person has been released from COVID-19 quarantine, even though they are not considered as a risk for spreading the virus to others. This happens because she has been labeled as infected. जो लोग क्वारंटीन से बाहर आ चुके हैं, जिनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है ना स्प्रेड करने का, ना खुद इन्फेक्ट होने का, ऐसे लोगों को भी एसोसिएट कर देते हैं कि ये तो क्वारंटीन में गया था, इसको इन्फेक्शन हो सकता है। स्टिग्मेटाइजेशन डज नॉट बेनिफिट एनीबडी, किसी को फ़ायदा नहीं मिलता स्टिग्मेटाइजेशन से। पीपल हु आर इन्फेक्टेड और क्वारंटीन डिस्टर्ब देयर सोशल लाइफ, हाँ उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे पुलिस वालों की सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। लोग कह रहे हैं कि इतने पुलिस वालों को ऊपर इन्फेक्शन हो गया है तो इन लोग अपने घर वर में आ रहे हैं, तो पीपल आर नॉट लेटिंग देम इन देयर नेबर, लोग उनको अपने घरों से आसपास से गुजरने के लिए मना कर रहेंगे। हेल्थ वर्कर जो अपने घरों में आ रहे हैं, कुछ टाइम पहले न्यूज़ थी कि एक हेल्थ वर्कर को अपने ही घर में आने के लिए मना कर दिया सोसाइटी वालों ने कि आप हॉस्पिटल में रहो, आप यहाँ पर फैलाओगे डिजीज़ वगैरह वो। तो उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। कैन इंसाइट वायलेंस एंड सेल्फ हार्म, हाँ वायलेंस तो इंसाइट हो ही गई थी। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा डॉक्टर्स को मारा जा रहा था। सिग्मा क्या था कि डॉक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे देखो ऐसा होता है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर ना अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उनमें खबर फैल जाती है। जो इंटेलेक्चुअल थोड़े स्मार्ट होते हैं ना, जो वायलेंस को इंसाइट करना चाहते हैं, वो ऐसे कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस कर देते हैं और बस वहीं पे वायलेंस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। राइट्स वगैरह क्यों होते हैं, वो यही होते हैं, कोई एक इंसान होता है वो इन्फ्लुएंशियल होता है, अपनी बातों से भड़का देता है, तो उससे सेल्फ को भी हार्म होता है और पब्लिक को भी हार्म होता है। सस्पेक्टेड पर्सन जो होता है ना, कमिटेड सुसाइड फॉर द फियर ऑफ, अरे ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टांसेस हैव कम टू द फोर वेयर अ सस्पेक्टेड पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड फॉर द फियर ऑफ बीइंग हैरेस्ड। हाँ, ये कुछ माइग्रेंट लेबर्स वगैरह कुछ पुअर लोगों ने ऐसा किया था फॉर द फियर ऑफ
बीइंग हैरेस्ड, कि उनकी क्या कहते हैं, बेइज्जती होगी, उनको परेशान करेंगे, उनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, हैरेस करेंगे। इस कारण लोगों ने ऐसा सुसाइड भी कमिट कर लिया था। तो ये हुआ है। इनडायरेक्ट सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन, यानी ऑस्ट्रसाइजेशन का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, बाहर कर देना, दूर कर देना। स्टिग्मेटाइज ग्रुप्स में बी सब्जेक्टेड टू सोशल अवॉइडेंस और रिजेक्शन एंड डिनायल्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कोई वर्कर्स वगैरह के ग्रुप थे, जैसे तबलीगी जमात के लोग थे, सुनने में आया था कि लोग इनको अपने घरों के आसपास क्वारंटीन जो हो रखे थे उनको भी निकालने को बोल रहे थे कि आपकी सोसाइटी में कोई आया हुआ जो तबलीगी जमात का है उनको घर से बाहर निकालिए। ऐसे लोगों को फिर आगे जॉब वगैरह में दिक्कत होती है। आपको याद होगा HIV के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले बहुत एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और उसमें ये सब मेंशन होता था कि आप इनके साथ बैठ के खाना खाते हो तो उससे HIV नहीं होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक में एक स्टिग्मा फैल गया था कि HIV वाले के किसी के आसपास मत रहो वरना आपको भी वायरस हो जाएगा। तो यही होता है ऑस्ट्रासाइजेशन। इनको हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के अंदर, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आती है। फिर एक बच्चे की कहानी भी थी, किसी एक बच्चे को भी आई थिंक HIV हो गया था और उसको स्कूल से एडमिशन से निकाल दिया गया था। आई हैव हर्ड दिस न्यूज़, ये आई थी न्यूज़ तो मैंने सुना था, मुझे याद है। Increased mortality due to the stigma, many patients who have COVID-19 or flu-like symptoms don't come to healthcare facilities. This could result in a situation where because of delay in treatment we have higher mortality. कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि उनको COVID-19 हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वो हॉस्पिटल में आते ही नहीं हैं किसी डर के मारे, जिसके कारण जो मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ओवरऑल कम्युनिटी stigma disrupt communication discussion. People who test positive often become fearful of seeking help or discussing symptoms. By doing this, they put themselves and others at risk, increasing rate of transmission. जब लोग ऐसी खबरें सुन लेते हैं, इतना कुछ हमने ऊपर डिस्कस किया, तो लोग लगता है यार मेरे को भी अगर कभी सिम्टम्स हो, मैं लोगों से अगर डिस्कस करूँगा पब्लिकली तो हो सकता है कि लोग मेरे को भी सोशल, मेरा बॉयकॉट का हो जाएगा, मुझसे लोग बात नहीं करेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी, सोशल लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। इसलिए लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। डैमेजिंग सोसाइटियल फैब्रिक, स्टिग्मा हर्ट्स एवरीवन बाय क्रिएटिंग फियर और एंगर टुवर्ड्स अदर पीपल। हाँ ये तो होगा ही, इतना कुछ हमने लिख दिया तो यही बात होगी, एंगर तो आएगा ही आपको ऐसे लोगों के ऊपर। एनकरेजिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, स्टिग्मा कैन ड्राइव पीपल टू हाइड देयर इलनेस, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एंड मे इवन डिस्करेज देम टू अडॉप्टिंग हेल्दी बिहेवियर्स। दोबारा पढ़ते हैं इसको। स्टिग्मा कैन ड्राइव पीपल टू हाइड देयर इलनेस टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, लोग अपनी बीमारी छुपाएंगे ताकि उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसके कारण क्या होगा, हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। डिस्करेज अडॉप्टिंग हेल्दी बिहेवियर मतलब अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में उनको दिक्कत होगी क्योंकि वो छुपा रहे हैं अपनी बीमारी को। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके जो हेड हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने कुछ, उनकी मिनिस्ट्री से कुछ वो आई थी, सजेशंस वगैरह आई थी, डूज एंड डोंट्स, वो हमको बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए, ये हमको लिखने भी आ सकती है कहीं पर। अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, पुलिस वाले हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, जो लोग सामान पर डिलीवरी करा रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स हो गए, इन सबको अप्रिशिएट करो। शेयर ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। इसलिए देखो आप लोगों को याद होगा PIB का कितना वो डेली की वो आती थी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती थी डेली, हेल्थ मिनिस्टर की कितने लंबे टाइम तक डेली चल रही थी, ताकि उनका ये मोटिव था कि हम लोग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पास करें। इतने बड़े लॉकडाउन में, इतने बड़े पैंडिक में फेक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। क्रॉस चेक करो हर इन्फॉर्मेशन को। एक आपको और नॉलेज की बात बताता हूँ, PIB फैक्ट चेक करके, PIB फैक्ट चेक करके इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पेज है, ट्विटर पे पेज है, आई थिंक वेबसाइट भी होगी इनकी। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन चाहिए ना, ये गवर्नमेंट का हैंडल है, इनको अपनी स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो, व्हाट्सएप का इनका नंबर पे मिल जाएगा आपको, इनके इंस्टाग्राम चैनल पे। PIB फैक्ट चेक कर लेना। ये लोग ना किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से फैक्ट, ये फेक है या ओरिजिनल है, अपने पेजेस पे डालते रहते हैं आए दिन। पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करो, जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनके बारे में लोगों को बताओ कि ये आसानी से रिकवर किया जा सकता है, ताकि स्टिग्मा जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या नहीं करना है, लोगों के नाम और आइडेंटिटी मत बताओ जो लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और जो क्वारंटीन में हैं। फियर और पैनिक, डर और घबराहट मत फैलाओ। डो नॉट टारगेट हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स, ये लोग जो हमारी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन में, उनको कभी भी टारगेट मत करो, उनको हार्म मत पहुँचाओ, क्योंकि देखो यार वो 10-10, 12-12 घंटे से ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, तो इट्स रियली बैड टू हार्म देम। डो नॉट लेबल करो, किसी भी कम्युनिटी को लेबल मत करो, जैसे तबलीगी जमात को हो गया, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सब गलत नहीं हो सकते। अवॉइड एड्रेसिंग दोज अंडर ट्रीटमेंट एज कोविड विक्टिम्स, कोविड विक्टिम्स करो उनको डिक्लेयर, और पीपल रिकवरिंग फ्रॉम, सॉरी वो बोल रहा है कि जो ट्रीटमेंट में है ना, एक सेकंड यार मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते भूल जाता हूँ। अवॉइड एड्रेसिंग दोज अंडर ट्रीटमेंट एज कोविड विक्टिम्स, एड्रेस देम एज पीपल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। जो लोग अभी हॉस्पिटल्स में हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको पीपल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड कह के बुलाओ, कोविड के विक्टिम मत बुलाओ, ठीक है।
और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, एनकरेजिंग एम्पथी। एम्पथी क्या होता है, एम्पथी होता है खुद को दूसरे की परिस्थिति में रख के देखना। तो ऐसी चीज़ें सिचुएशन सोचो, अपने आप को सोच के देखो, आप अगर पुलिस में होते इस वक्त तो आपको उस 12-15 घंटे की नौकरी करनी पड़ती। आप हेल्थ वर्कर होते तो आपको पता है वो मास्क जो लगाना होता है, आप आधा घंटा भी मास्क लगा के रह नहीं सकते हो, पूरा कान जो होता है ना वो दर्द करने लग जाता है और पूरे फेस पे निशान पड़ जाता है। तो हेल्थ वर्कर्स 12-13 घंटा उस मास्क को लगा के घूमते हैं। तो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल के देखो, रख के देखो, लोगों को बताओ कि ये बहुत कठिन काम है, उन लोगों को अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, इनके प्रति एम्पैथी दिखाओ, थोड़ी सद्भावना, थोड़ी सिंपथी दिखाओ। पैथी वर्ड जो होता है ना वो फीलिंग से आता है। पैथी वर्ड का मतलब होता है फीलिंग, पैथोज। Showing sympathy with those affected will help build social trust in which health service providers can operate fearlessly and effectively. जो लोग अफेक्टेड है अगर उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओगे तो जो सब हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं इफेक्टिवली। ट्रेनिंग अगेंस्ट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात की भावना पहले से लेके बैठ जाना, पहले से सोच के बैठ जाना कि पाकिस्तान वाले लोग गलत हैं, चाइनीज़ लोग गलत हैं। कुछ गलत हो सकते हैं, आप सारी साइड्स को सुनो पहले बैठ के, फिर आप ब्लेम कर सकते हो किसी को भी। प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही आप सोच के बैठ गए कि ये चीज़ तो गलत है ही है। Continuing the campaign, एंटी-स्टिग्मा कैंपेन मस्ट कंटिन्यू आफ्टर द पैंडेमिक एंड्स। पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी स्टिग्मा वाली चीज़, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाली चीज़ जो है, इसको लगातार चलते रहना चाहिए। ये कैंपेन हमारा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड कन्फ्यूजन स्टिग्मा बिकम्स ए लास्टिंग स्टेन ऑन द पीपल एसोसिएटेड विद द इलनेस। एक बहुत ही घाव की तरह लगता है ये, लास्टिंग स्टेन मतलब दाग की तरह रह जाता है लोगों के जीवन के ऊपर, विचार के ऊपर। ठीक है भैया, हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। नेक्स्ट में मैं आपको एक बार चेक करके बता दूं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे। जो लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्या करना चाहिए। सोशल इश्यूज़ करते हैं पहले, 5 टॉपिक्स हैं इसमें, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, सारे एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग फिर सोशल इश्यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, पॉलिटी हो गया, IR हो गया, नीचे सिक्योरिटी हो गया, और हमारा एथिक्स हो गया, कल्चर हो गया। अब हम निपटाएंगे सोशल इश्यूज़, फिर हम देखते हैं पहले एनवायरनमेंट करना है, साइंस एंड टेक करना है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।